नमस्कार, मैं सुरेंद्र मिश्रा आप सबके लिए साप्ताहिक में कुछ विषयों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जो विषय पूरे सप्ताह में चर्चा में रहे, समाचार पत्रों में, विविध माध्यमों में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में, टीवी में, चैनलों में, विविध माध्यमों में जो विषय चर्चा में रहे, ऐसे विषयों का एक विवेचनात्मक दृष्टिकोण से आप तक पहुँचाने का हमारा प्रयास होता है। विज्ञान से लेकर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, देश दुनिया की खबरें तथा कृषि किसानी से जुड़ी हुई जो चुनिंदा खबरें हैं आप तक पहुँचाने का हमारा प्रयास होता है। आज भी ऐसे ही विषयों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें। हम विज्ञान से जुड़े हुए एक जो क्षेत्र है, मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ माध्यम हैं, विविध एप्लीकेशंस उसके माध्यम से हम उपयोग करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। लेकिन ऐसा पाया गया है कि हमारे देश के लगभग 42 करोड़ मोबाइलों में, मतलब जो डिवाइस हम प्रयुक्त करते हैं, उपयोग में लाते हैं, ऐसा कोई वायरस उसमें घुस चुका है। जो एप्लीकेशन हम प्रयुक्त करते हैं, इस माध्यम से ऐसा एक वायरस घुस चुका है कि जो हमारा डाटा पूरा कहीं और सप्लाई कर रहा है, पहुंचा रहा है। इस बारे में संबंधित विभाग ने कुछ पहल करते हुए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कुछ निर्देश जारी किए हैं और उसके बारे में कुछ और प्रयास भी किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाले, मतलब दूसरी बार संबोधित करने वाले भारत के वे पहले प्रधानमंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय ही बात करेंगे। इन दिनों चर्चा में जो विषय है उसमें से अफगानिस्तान से जुड़ी हुई बात है। आपको याद होगा 20 वर्ष पूर्व अफगानिस्तान में गौतम बुद्ध की प्रतिमाओं को तोप गोलों से उड़ाया गया था, चकनाचूर किया गया था। इतना ही नहीं, उस क्षेत्र में जाने के लिए पाबंदी भी लगा दी गई थी। लेकिन हालात यह है इन दिनों कि अफगानिस्तान उन्हीं जगहों के माध्यम से उसे टूरिस्ट प्लेस के रूप में उसे विकसित कर अपने देश को, अर्थव्यवस्था को कुछ योगदान देने के दृष्टिकोण से प्रयास कर रहा है। यदि वही बुद्ध प्रतिमाएं यदि आज होती तो वही कितने ज़्यादा उस क्षेत्र के लिए, टूरिज़्म के लिए कहें या उसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए अगर देखा जाए, वो हजारों वर्ष पूर्व की वो प्रतिमाएं थी जो नष्ट की गई। आज उसी जगह को फिर से एक विकसित किया जा रहा है टूरिज़्म के दृष्टिकोण से, कि ताकि अफगानिस्तान को कुछ रेवेन्यू मिल सके। हालात यही है, दिन बदलते हैं, नीतियाँ बदलती हैं। यदि वही प्रतिमाएँ आज होती तो वहाँ पर कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता था। यह सोचने की भी बात है कि भगवान गौतम बुद्ध जैसे शांति का संदेश देने वाले यदि महात्माओं के बारे में उनकी जो विचार है, उनकी जो सोच है, आज भी कितनी प्रभावी है। आज उन्हीं के विचारों की पूरी दुनिया को आवश्यकता है। इससे भी यही साबित होता है कि आज भी महात्मा गौतम बुद्ध के विचार प्रासंगिक हैं, जरूरी हैं विश्व के लिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो। बात भारत के कुछ राजनीतिक विषयों को लेकर है। हाल ही में महाराष्ट्र के विविध समाचार पत्रों में एक खबर छपी थी, मतलब विज्ञापन था कई पेपरों में, समाचार पत्रों में। राष्ट्र में मोदी और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे। जी हाँ, ये वही विज्ञापन था जो जिससे भूचाल आया हुआ था। यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चाएं हुई, राजनीतिक स्तर पर भी चर्चा हुई, जनमानस में भी चर्चा हुई। चर्चा इस बात को लेकर हुई, एकनाथ शिंदे से भी कोई गुरेज नहीं है, ना नरेंद्र मोदी जी से भी। इसमें से एक नाम जो गायब हुआ है वो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान चला रहे हैं उसकी पूरी धुरी ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर है। उन्हीं का नाम यहाँ से नदारद होना, यह अपने आप में एक चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का यह कोई एक नई रणनीति हो, भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय के लिए कोई रणनीति हो। वैसे भी पूर्व जो मंत्री थे विनोद तावड़े का महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों काफ़ी चहल पहल दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में कोई नया चेहरा महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम करे, वहाँ का अभियान चलाए और देवेंद्र जी फडणवीस को हो सकता है कि केंद्र में किसी नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। वैसे तो बात महाराष्ट्र की ही राजनीति की पूरे दुनिया में, पूरे देश में छाई हुई है इन दिनों। वैसे भी पूरे 5 साल
पूरे देश की राजनीति महाराष्ट्र की राजनीति के ही इर्द गिर्द घूमती रही है, चाहे वो शिवसेना के विभाजन से हो, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के गठबंधन से हो, फिर राष्ट्रवादी को लेकर हो या फिर कांग्रेस को लेकर हो। कुछ दिनों पहले ही जो शिवसेना का विभाजन का विषय हुआ, लगभग 1 वर्ष हो चुका है उस बात को, ठीक है 1 वर्ष हो चुका है अभी। आज ही के दिन मतलब 1 दिन पहले शिवसेना का विभाजन हुआ था और एक गुट भारतीय जनता पार्टी से जाकर जुड़ गया था, और वो सारी राजनीतिक गतिविधियां आपको उसके पश्चात की पता ही होगी। और वही गतिविधियां आज भी चल रही हैं कई पार्टियों के बारे में। पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रकार की अस्थिरता हम देख रहे हैं पूरे 5 वर्षों में, इन 5 वर्षों में वही देख रहे हैं। और दूसरी बात, विविध पार्टियां जो है अपना अपना इसमें एक जो एजेंडा चला रहे हैं। हर कोई अब चाहता है कि महाराष्ट्र की राजनीति पे हावी हो जाए। वैसे तो हावी इन दिनों महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। कुछ दिनों पूर्व ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के सुप्रीमो शरद पवार ने कहा था, आता भाकरी फेरण्याची वेळ आलेली आहे। मतलब अब रोटी फेरने का समय आ चुका है। रोटी को पलटना मतलब दूसरी बाजू से सेकने की जरूरत महसूस होने लगी है, और उन्होंने वह किया भी। अपनी ही पार्टी से राजनीतिक एक धुरंधर खेल खेलते हुए उन्होंने अपनी ही पार्टी से त्यागपत्र दिया था। इसका नतीजा यह हुआ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से संगठित हुई। कहा जा रहा था कि राष्ट्रवादी पार्टी भी शिवसेना की तरह विभक्त हो जाएगी, लेकिन मजबूत हो गई है। उनके राजनीति की जो कुछ एक ड्रामेबाजी चली, पॉलिटिकल एक जो दांव चला गया है, जो शरद पवार ने चला था, वो काफ़ी सफल रहा है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से संगठित हो गई है। उसके बाद अब इतना ही यहीं पर शरद पवार रुके नहीं, एक पिता की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई, एक चाचा की भी भतीजी एक जिम्मेदारी निभाई, और पार्टी के प्रमुख के रूप में भी उन्होंने जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। इसका हाल ही में हम चर्चा यदि करते हैं, देखते हैं तो यह पता चलेगा। उन्होंने अपना पितृधर्म निभाते हुए सुप्रिया सुळे को पार्टी की कमान सौंप दी है। उसके साथ ही विदर्भ की जो कमान संभालते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल, जो वो भी एक कद्दावर नेता माने जाते हैं, काफ़ी प्रभावी नेता हैं वो भी, उनको जो जिम्मेदारी सौंप दी। फिर यहाँ से बवाल शुरू हुआ राजनीतिक, फिर चर्चाएं गलियारों में होने लगी, राजनीतिक पार्टियों में चर्चा होने लगी, लोगों में चर्चा होने लगी कि जो उनके भतीजे हैं वर्तमान में महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्षी दल के नेता हैं और काफ़ी कद्दावर नेता हैं और अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाते हैं, अजित पवार, वो भतीजे हैं शरद पवार के। और पूरे राष्ट्रवादी की ओर जैसा कि सुप्रिया सुळे और प्रफुल्ल पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्हें बगल दे दी गई, अजित पवार को बगल दिया गया। इस बात को लेकर चर्चा शुरू हुई। ऐसा करने से 2 बातें हुई। एक तो पूरे लोगों का ध्यान अपनी पार्टी की ओर उन्होंने खींच लिया, पूरे महाराष्ट्र की राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दूसरी बात, उनका जो छुपा एजेंडा है, जाहिर सी बात है अपने पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए वो काफ़ी रणनीति है और बहुत फूंकर कदम रखते हैं शरद पवार। इस बार भी वही हुआ। हर किसी को यह लगने लगा है कि परिवारवाद उनके ऊपर हावी हुआ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह तो एक रणनीति है। सुप्रिया सुळे को उन्होंने नेशनल लेवल के पार्टी के रूप में, प्रमुख के रूप में उन्होंने लॉन्च किया है, मतलब उनकी कमान सौंपी है। और आने वाले समय में उन्हें पता चल चुका है कि महाविकास आघाड़ी जो वर्तमान समय में महाराष्ट्र की राजनीति में सत्तारूढ़ है, आगे की स्थिति जो भी हो, चाहे महाआघाड़ी रहे चाहे न रहे, अपनी राजनीति किस तरीके से खेलनी चाहिए, यह शरद पवार जी ने अपना दावा खेल दिया है। इसका असर यह होगा कि आने वाले समय में जब यदि जिसकी सीटें ज़्यादा आएंगी, चाहे फिर उसका गठबंधन चाहे जिस भी पार्टी से हो, जिसकी सीटें ज़्यादा आएगी मुख्यमंत्री उसी का होगा। ऐसे में निश्चित रूप से राष्ट्रवादी पार्टी की ओर से यदि उनके उम्मीदवार, उनके विधायक ज़्यादा चुने जाते हैं तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नेता अजित पवार ही होंगे। लेकिन वर्तमान समय में सारे राजनीतिक गलियारों में उन्होंने एक भूचाल सा मचा दिया है कि अजित पवार को बगल दे दिया गया है, क्योंकि अजित पवार ऐसे नेता हैं कि अपनी राष्ट्रवादी पार्टी के साथ साथ उनका अपना भी एक वलय है और सारी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। इन दिनों में तो भारतीय जनता पार्टी की गुणगान करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे माध्यमों से एक रणनीति के तहत ये सब हो रहा है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के इसी चाल के वजह से फिर से एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस और माननीय शरद पवार जो है सुप्रीमो राष्ट्रवादी कांग्रेस के, पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से उन्होंने बता दिया है कि हम ही यहाँ के अभी कद्दावर नेता हैं। बात यह है हुई महाराष्ट्र की इसी राजनीति को देखते हुए, इसी मतलब जो पिछले 5 वर्षों में चल रही है, किसी भी पार्टी का महाराष्ट्र की राजनीति पर स्पष्ट रूप से पगड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती थी कि महाराष्ट्र की राजनीति पर उनकी पकड़ रहे। शिवसेना तो यहाँ पर थी ही, शिवसेना का जो एक दबदबा है आज भी है, लेकिन विभक्त होने के बाद में उनकी शक्तियाँ कहीं ना कहीं विभक्त हो गई है, बढ़ चुकी है। ऐसे में आने वाले समय में भी जो भी कुछ रिजल्ट आएगा, मतलब जो कुछ हमारे परिणाम सामने आएंगे, जो कुछ न्याय प्रविष्ट मामले, उसके बाद में जो कुछ होगा ये तो आने वाले समय में तय होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में तो 2 गुट पड़ चुके हैं। ऐसे में यदि चुनाव होते हैं तो जाहिर सी बात है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट रूप से अधिकांश बहुमत नहीं मिलेगा और गठबंधन की ही सरकार होगी। ऐसे में शरद पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वो बड़ी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से रणनीति करते हुए आगे बढ़ रही है। ऐसे में ये सारे जो विषय चल रहे हैं अभी पूरी महाराष्ट्र की राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन बाहर की जो राज्य हैं जो महत्वाकांक्षी हैं और महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी छाप छोड़ने वाले हैं, कुछ दिन पहले आप पार्टी ने भी यहाँ पर वो कोशिश की थी। अभी इन दिनों में महाराष्ट्र के ही पड़ोसी राज्य तेलंगाना के प्रमुख मुख्यमंत्री जो हैं श्री चंद्रशेखर राव जो हैं वो यहाँ की राजनीति के ऊपर नज़रें गड़ाए हुए हैं और चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में उनकी पार्टी मतलब BRS की पार्टी के सारे उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और यदि उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो जो तेलंगाना में किसानों को सुविधाएं दी जा रही है, जो संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ उन्होंने दी है, तो महाराष्ट्र के भी किसानों को दिए जाएंगे और लोगों को भी वो फैसिलिटीज़ दी जाएगी। ऐसे कई लुभावने वादे भी उन्होंने किए हैं। हाल ही के एक महाराष्ट्र के एक सभा में उन्होंने कहा है। मतलब ये साफ है कि महाराष्ट्र की अस्थिरता को देखते हुए बाहर के राज्यों की नज़रें भी महाराष्ट्र के ऊपर हावी होने के लिए लालायित हैं। वे चाहते हैं कि यहाँ की राजनीति पर हावी हों। आने वाले समय महाराष्ट्र की जनता, महाराष्ट्र के मतदाताओं का कसौटी का एक समय होगा कि वो किनके हाथों में महाराष्ट्र की बागडोर सौंपते हैं। फिर से अस्थिर सरकार देते हैं या फिर से कोई मजबूत सरकार देते हैं, यह आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती है महाराष्ट्र के मतदाताओं के सामने। इसमें आने वाले समय में जो कोई रणनीतियाँ होंगी और मतदाता जो निर्णय करेंगे हमें कुछ महीनों बाद में पता चलेगा। बात यहाँ तक सारी राजनीतिक बातें हुई हैं। बात करते हैं कुछ कृषि किसानों से। हाल ही में जो तूफान अभी चक्रवात आया हुआ तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। मौसम में भी इससे काफ़ी व्यवधान उत्पन्न हुई है। हालांकि 8 जून को महाराष्ट्र में मानसून सक्रिय हो जाता है, लेकिन आज के दिन भी यहाँ पर मानसून नहीं पहुँचा है। कहा तो यह भी जा रहा था कि 1 तारीख से ही बारिश शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने भी बताया था और कई अनुमानकर्ताओं ने भी ये बात बताई थी, लेकिन अभी तक यहाँ पर बारिश शुरू नहीं हुई है। किसानों की नज़रें आसमान की ओर लगी हैं ताकि आने वाला खरीफ मौसम की बुआई हो सके, लेकिन अभी तक बारिश हुई नहीं है। इस कारण से कृषि क्षेत्र पर संकट मंडराने लगा है। 8 दिन में यदि बुआई का काम पूर्ण नहीं होता है तो महाराष्ट्र की जो बुआई है देरी से होगी, इसका परिणाम फसल पर भी होगा। ऐसे कई विषयों को लेकर अगले सप्ताह फिर उपस्थित होंगे। आज इतने ही विषय, अगले बार फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।